जो फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस फैसिलिटीज अवेलेबल उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. ऑथराइज्ड पर्संस आर अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो ऑथराइज्ड पर्संस होते हैं दोज आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द पावर्स convicted to RBI under the Foreign Exchange Management Act 1999, which of the following is wrong in this regard. तो इस रिगार्ड में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है उसके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है. Authorized persons are to comply with the directions given by the Reserve Bank of India. RBI can also be inspecting the authorized persons. A penalty amounting rupees 1 lakh after giving a chance to be heard of, and further for continuing contravention penalty of rupees 2000 per day will be charged. सो कौन सी चीजें यहाँ पर रॉन्ग है इस रिगार्ड में हमने वो बताना है. देखो ऑथराइज पर्सन को कंप्लाई करना पड़ता है, जो डायरेक्शन दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिल्कुल करना पड़ता है. देखो करता धरता तो आरबीआई ही है एज पर द फेमा. जो भी पावर दी गई है किसको दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है कि सब कुछ आपने ही देखना है, सब कुछ आपने ही करना धरना है. ठीक है, तो डेफिनेटली वही करेंगे. एंड आरबीआई इंस्पेक्ट भी कर सकता है ऑथराइज पर्सन को, बिल्कुल कर सकता है जी. अच्छा, पेनल्टी कितनी लगाएगा ऑथराइज पर्सन के ऊपर? अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं तो ऑथराइज पर्संस के ऊपर पेनल्टी जो है वो कितनी लगाई जाएगी? कितनी पेनल्टी जो है वो यहां पर लगाई जा सकती है उसके बारे में बताओ, जल्दी से जल्दी आंसर कर दो कि पेनल्टी अगर लगाई जाएगी तो वो पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी? पेनल्टी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाएगा. कितनी पेनल्टी लगाएगा? 1 लाख की लगाता है, 10,000 की लगाता है? वो 10,000 की पेनल्टी लगाता है. यानी कि हर एक फेलियर के लिए जो 10,000 की पेनल्टी है वो यहां पर लगाई जाती है. किसके ऊपर? ऑथराइज पर्सन के ऊपर. अगर इंस्पेक्शन करते हो कुछ सही नहीं मिलता तो 10,000 की पेनल्टी लगाते हो, 1 लाख की पेनल्टी नहीं होती है. तो ये गलत हो गया. कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन के लिए 2,000 की लगती है, वो सही है, वो चीज सही है. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट्स एब्सोल्युटली विल बी अवर राइट आंसर वे, बिकॉज दैट इज नॉट मेंशन टू बी करेक्ट. दैट इज नॉट मेंशन टू बी करेक्ट, सो दैट विल बी द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नाउ let's move further toward the next question. It says for any violation of the provisions of the FEMA Act 1999, जो कोई भी वायलेशन होती है प्रोविजन की FEMA Act की 1999 की, which of the following related to penalty and right of appeal is not matched correctly. तो पेनल्टी को लेकर के, राइट ऑफ अपील को लेकर के कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है? लेट्स हैव अ लुक एट इट. द फर्स्ट अपील इज टू बी मेड विद द डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट. यानी कि जो सबसे पहले अपील करनी होती है, लेट्स से अगर आप कोई भी वायलेशन की बात करते हो एंड आपको कोई अपील करनी है तो आप कहां पे अपील करोगे? सबसे पहली जो अपील करनी होगी, राइट ऑफ अपील अगर बात करते हैं तो स्पेशल डायरेक्टर बनाया जाता है. क्या बनाए जाते हैं? स्पेशल डायरेक्टर होते हैं अपील्स के. स्पेशल डायरेक्टर होते हैं अपील्स के. अगर आपको अपील करनी होती है तो आपको उनके पास अपील करनी पड़ती है, स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील करनी पड़ती है. ठीक है, दैट इज द थिंग. तो ये वाली स्टेटमेंट तो होगी यहां पर करेक्ट होगी, ये तो बिल्कुल सही नहीं है यहां पर. इफ समवन इज अग्रीड बाय द, समवन इज एक्चुअली अग्रीव्ड, नॉट अग्रीड बाय द, इफ समवन इज अग्रीड बाय द एप्लीट ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया था अगर आपकी जो सोच है उनके साथ मैच नहीं करती है, अगर आपकी जो सोच है अगर उनके साथ मैच नहीं करती है, दे में अपील अगेंस्ट द ऑर्डर बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल. तो आप एपिलेट ट्रिब्यूनल के आगे भी अपील कर सकते हो. देखो ये वाला मैच नहीं करता, फॉल्स दिया इन्होंने, तो ये बिल्कुल सही हो गया. ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि फॉल्स का इन्होंने, सही हो गया. अब सेकंड क्या कह रहा है? इफ समवन इज अग्रीड बाय द एपिलेट ऑर्डर दे कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल. एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर के अपील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बिफोर एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकते हैं. तो इन्होंने कहा फॉल्स है, तो ये पर्टिकुलरली क्या हो गया? ये तो करेक्टली मैच नहीं है, जबकि ये सही कहा गया था. एंड वेयर द अमाउंट इज क्वांटिफाइबल पेनल्टी अप टू थ्राइस द अमाउंट इज टू बी पेड. ठीक है, जहां पर तो क्वांटिफाइबल है वहां पर तो 3 गुना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और जहां पर क्वांटिफाइबल नहीं है वहां पर 2 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये ट्रू है, ये भी सही हो गया. दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी इट सेज फॉर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन पेनल्टी में बी एक्सटेंडेड टू रुपीज 5,000 रुपीज पर डे. जहां पर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन है वहां पर आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी पर डे पे करनी पड़ेगी. यानी कि रिपीटेटिवली आप फिर से वही गलती कर रहे हो. ठीक है, तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर देयर. एंड इसको ट्रू भी कहा है तो ये भी करेक्ट हो गया. सो अकॉर्डिंगली हमने तो ये देखना था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. सो ऑप्शन बी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन बी जो रहेगा दैट विल बी द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे. चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इट सेज definitions of which of the following are not matched correctly. कौन सी definitions यहां पर correctly matched नहीं है? We need to answer over here. Definitions कौन सी matched नहीं है उनके बारे में हमने आंसर करना है.
अच्छा, डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट भी होता है, वैसे इसके केस में डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एस्टैब्लिश करती है। इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट ना, डायरेक्टोरेट इन्फोर्समेंट का होता है, ठीक है, तो वो कौन सेटअप करती है, वो यहां पर सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इसको सेटअप करती है, राइट। उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जिनको ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट कहा जाता है। एंड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल से जो कम नहीं होंगे वो इन कंट्रावेंशंस की छानबीन कर सकते हैं, राइट। वो इन कंट्रावेंशंस की छानबीन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर गलती की जाती है ना सेंट पे, तो उनकी छानबीन यहाँ पर ये डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी छानबीन कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को स्पेसिफिकली ऑथराइज कर दिया कि आप जाके छानबीन करके आओ, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2। देखो, ऑथराइज डीलर जो होता है पर्टिकुलरली वो पर्सन होता है जिसको ऑथराइज किया गया है अंडर सेक्शन 10। ऑथराइज डीलर जिसको हम एडी कह देते हैं, एडी कह देते हैं शॉर्ट में, तो एडी को ऑथराइज किया जाता है अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर इनको ऑथराइज किया जाता है। सेक्शन 10 के अंदर क्या किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है। फेमा का सेक्शन 10 जो होता है उसके अंदर ऑथराइज किया जाता है। एंड फॉर द ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के होते हैं, यानी कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 AD1 कैटेगरी होती है। AD1 होते हैं जो फेमा से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कि आपकी डेली रूटीन की ट्रांजेक्शन है, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो आपके एसेट्स लायबिलिटीज को इंडिया से बाहर या इंडिया से बाहर के पर्सन की इंडिया में जो एसेट्स लायबिलिटीज है उनको चेंज कर देते हैं। तो दोनों तरह की ट्रांजेक्शन होती है वो AD1 कर सकता है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड कैटेगरी होती है दैट इज रिलेटेड टू AD2, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया। ये क्या कह रहे हैं इसकी डेफिनेशन, ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कैरी आउट ऑल द परमिसिबल करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट। ये एक्चुअल में 1 की डेफिनेशन है, तो ये तो मैच नहीं करती है सही। दिस इज नॉट मेंशन टू बी करेक्ट, क्योंकि तो हमारे पास फर्स्ट की डेफिनेशन ऑथराइज कैटेगरी 1 की डेफिनेशन दी गई है, नॉट रिलेटेड टू ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 की डेफिनेशन दी गई है, 2 की नहीं दी गई है। जो 2 होते हैं दोज आर पर्टिकुलरली उनको ऑथराइज तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उनको ऑथराइज तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, लेकिन वो नॉन ट्रेड रिलेटेड जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती हैं, किससे रिलेटेड, नॉन ट्रेड रिलेटेड, यानी कि बिजनेस के साथ रिलेटेड ना हो, ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ये वो कर पाते हैं, ठीक है, ये वो ट्रांजेक्शंस कर पाते हैं। जैसे कि आपके FFMCs हो गए, यानी कि फुल फ्लेज जो मनी चेंजेस हो गए वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई और एक्टिविटी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा वो एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस करते हैं, राइट। तो दैट इज AD2 ओवर दिया। इसी तरह से कैटेगरी होती है AD3 की। कौन सी कैटेगरी होती है, वी आर हैविंग द AD3 कैटेगरी। अब AD3 कैटेगरी होती है जो दोज आर पर्टिकुलरली ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI उनको ऑथराइज करता है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉरेन एक्सचेंज आप ले सकते हो, दे सकते हो, उनसे लिए। एंड फिर पर्टिकुलर एक डेफिनेशन आती है रिलेटेड टू, यहां पर अगला क्वेश्चन कहा गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सिंपल सी बात है, आप फैमिली मेंटेनेंस के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिल्कुल कवर्ड है। आप लिविंग एक्सपेंसेस भेज रहे हो पेरेंट्स को, कवर्ड है। एक्सपेंसेस कनेक्शन फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, वो भी कवर्ड है, एटसेट्रा, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, राइट। एंड FFMC जिनको ऑथराइज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर सकते हैं नॉन रेजिडेंट से जो कि इंडिया में विजिट कर रहे हैं, या फिर एक्सचेंज को सेल कर सकते हैं फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पसेस ओनली, दोज आर FFMC, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, ठीक है। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला गलत हो गया अभी तक का। एंड फोर्थ वन इट सेज LRS, फैसिलिटी अवेलेबल टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स फॉर मेकिंग रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही है। अगर आप इंडिया से बाहर रेमिटेंसेज करना चाहते हो, अगर इंडिया से बाहर आप रेमिटेंसेज करना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर केस क्या है, LRS का रहता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर देयर। अच्छा, LRS के अंदर लिमिट कितनी रखी गई है, व्हाट इज द लिमिट अंडर द LRS ओवर देयर, तो हमने तो देखना था कि कौन सा मैच नहीं करता, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर तो आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, राइट। तो LRS के अंदर लिमिट कितनी है, डू लेट मी नो एट द अर्लिएस्ट, जल्दी से जल्दी बता दो, व्हाट इज द लिमिट अंडर LRS, इट इज 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज बाबूराव ब्रॉट फॉर एन फॉरेन एक्सचेंज, तो बाबूराव जो है वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आए, क्या लेके आए हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए हैं, राइट, इनटू इंडिया अमाउंटिंग $10,000 इन फॉर्म ऑफ ट्रेवलर्स चेक। तो ये ट्रेवलर्स चेक की फॉर्म में जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है वो लेकर के आए हैं, एंड $3,000 इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, 3,000 USD के करेंसी नोट्स भी लेकर आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, CDF नॉट टू बी डिक्लेयर्ड एज अमाउंट्स आर इन लिमिट, CDF फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स इज नॉट एक्सीडिंग बट इट एक्सीड्स द ओवरऑल लिमिट ऑफ द करेंसी नोट्स एंड द ट्रैवलर्स चेक। फॉर एक्सचेंज इन एनी फॉर्म
can be foreign exchange in any form can be brought into India without any limit. So which of the following is actually not correct? तो जल्दी से जल्दी बताइए, which of the following is not correct in this regard? Kindly do answer the question at the earliest. CDF क्या होता है? This is a currency declaration form. CDF क्या होता है? CDF is a currency declaration form. जब भी कोई पर्सन इंडिया में आता है बाहर से, ठीक है, बाहर से इंडिया में आता है, एंड अगर उसके पास फॉरेन करेंसी नोट्स की बात करें, इफ वी टू टॉक अबाउट द फॉरेन करेंसी नोट्स, एंड फॉरेन करेंसी नोट अगर 5000 यूएसडी से ज्यादा है तो उसको सीडीएफ जो होगा वो भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर वो ट्रेवलर चेक लेके आता है एंड करेंसी नोट्स का कॉम्बिनेशन लेके आता है, तो उसका जो अगर कॉम्बिनेशन 10,000 यूएसडी से ज्यादा है, 10,000 यूएसडी से ज्यादा, तो भी उसको सीडीएफ फॉर्म भरना पड़ेगा, तो भी उसको सीडीएफ भरना पड़ेगा। बाहर से आप कितना भी फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आ सकते हो, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन अगर करेंसी नोट्स 5000 यूएसडी से ज्यादा है और इक्विवेलेंट, राइट, एंड फर्दर आपका ट्रेवल चेक एंड करेंसी नोट्स 10,000 यूएसडी से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीडीएफ भरना पड़ेगा। तो बाबूराव जो है वो बाहर से 10,000 का ट्रेवलर चेक ले आया, ठीक है, तो लिमिट तो यहीं पे आपकी पूरी की पूरी थ्रेशोल्ड कवर होगी, उससे ऊपर अगर एक भी यूएसडी होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीडीएफ भरना पड़ेगा। और वो तो 3000 यूएसडी के नोट भी लेके आया, तो उसको तो सीडीएफ जो होगा वो भरना ही पड़ेगा, दैट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो सीडीएफ भरना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन जो होगी ये गलत होगी, पहले वाले की सीडीएफ डिक्लेयर आपको नहीं करना पड़ेगा, वो तो डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा। सीडीएफ फॉर फॉरेन करेंसी इज नॉट एक्सीडिंग बट इट एक्सीड्स ओवरऑल लिमिट, तो ये बिल्कुल सही है। आप कितना भी पैसा बाहर से लेके आ सकते हो, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए ओवर हियर इज मेंशन टू बी करेक्ट ओवर हियर, राइट। तो बाबूराव ने एक और गलती कर ली यहाँ पर, एक तो उन्होंने करी हेरा फेरी में, एक गलती और यहाँ पर कर ली है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अंजना जी काइंडली प्लीज कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। कंफर्म हो गया आपको ये कंसेप्ट? हाँ। अरे वेरी गुड, आप सभी भी कंफर्म कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज राधेश्याम तिवारी wants to permit wants to remit, not permit, he wants to actually remit amount equivalent to USD 2 लाख, 2 लाख रुपए बाहर भेजना चाहते हैं एज अ डोनेशन टू द ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए। तो यूएसए में कोई ट्रस्ट है, उसके पास 2 लाख यूएसडी के इक्विवेलेंट अमाउंट बाहर रिमिट करना चाहते हैं। ही वेंट टू द ऑथराइज्ड डीलर बट दे गाइडेड दैट ही नीड्स टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको तो अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? तो कौन सी चीज यहां पर करेक्ट है इस केस में, आपको वो बताना है। राधेश्याम तिवारी जो है वो यूएसडी भेजना चाहते हैं, 2 लाख यूएसडी बाहर भेजना चाहते हैं, कोई ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है उसके हिसाब से, एंड ही वेंट टू द ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर के पास भी जाते हैं, वो गाइड करते हैं कि आरबीआई से अप्रूवल ले लो। तो कौन सी चीज करेक्ट है उस रिगार्ड में, उसके बाद बताना। स्पेसिफिक अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एज अ ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 2, ठीक है जी। वो कहते हैं शेड्यूल 2 के अंदर डोनेशन की ट्रांजेक्शन कवर होती है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डोनेशंस एंड गिफ्ट्स अप टू अ लिमिट ऑफ USD 1,50,000। वो कहते हैं जी लिमिट जो है 1,50,000 USD की है, तब तक तो आपको कुछ नहीं है, लेकिन उससे ऊपर लेना पड़ेगा। आपने तो 2 लाख के भेजने हैं तो लेना पड़ेगा अप्रूवल। थर्ड वन, द ट्रांजेक्शन कैन बी कवर्ड अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, सो नो अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड। तो कोई कहता है उनको कि ये तो LRS के अंदर कवर्ड है, आपको अप्रूवल चाहिए ही नहीं है। फोर्थ, ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 एंड कैन नॉट बी अप्रूव्ड एट ऑल, यानी कि प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। शेड्यूल 1 में आती है प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, शेड्यूल 3 में आती है जो अप्रूव्ड है विद इन द लिमिट्स, एंड फॉर द शेड्यूल 2 में आते हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिक अप्रूवल मिनिस्ट्री से लेना पड़ता है, राइट। तो स्पेसिफिक अप्रूवल जो है वो कवर्ड करना पड़ेगा। ये क्या ये ट्रांजेक्शन शेड्यूल 2 से रिलेटेड है? नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू शेड्यूल 2, तो ये तो गलत हो गया, राइट। Approval is not required for donation and gift purposes because this scheme is covered under, this actually thing is covered under the LRS. ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर कवर्ड है, तो उसके तहत 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप भेज सकते हो, तो 1,50,000 की लिमिट नहीं है। ये भी गलत हो गया। ट्रांजैक्शन LRS के अंदर कवर्ड है, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही हो गया। ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 के अंदर नहीं कवर्ड है, शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड है, राइट। सो ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा।